नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जो बैठकें चल रही हैं, जो मंथन चल रहा है, इन सारे मुद्दों पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या तेलंगाना में ऑपरेशन पंजा चल रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीआरएस के एक के बाद एक नेता, एमएलए, राज्यसभा सांसद ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो दूसरी जगहों पर जो कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन कमल का आरोप लगाती है और नैरेटिव चलाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो तेलंगाना में क्या हो रहा है? क्या ऑपरेशन पंजा चल रहा है? इस पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि कर्नाटक में प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का फैसला सिद्धारमैया सरकार ने लिया, तो उसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये फैसला क्यों लिया, क्या वजह है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों को छिपाने के लिए ऐसा कुछ किया है क्या? और दूसरी बात ये कि इसमें हाँ ना जैसी भी कई चीज़ें आ रही हैं, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली से खबर की अरविंद केजरीवाल को रिहाई का इंतजार है। आप देखिए, कभी ऐसा भी समय था जब वो जमानत की याचिका तक नहीं डालते थे, कहते थे गिरफ्तारी को ही चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब जमानत का इंतजार है, सुनवाई चल रही है, तो अब रिहाई का इंतजार है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दी है चुनौती। उत्तर प्रदेश में बढ़ी राजनीतिक हलचल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक। आगामी उपचुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में निजी कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए कर्नाटक के लोगों को 100% आरक्षण देने वाले विधेयक को दी मंजूरी। साथ ही कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% आरक्षण की कही बात। तेलंगाना में अब तक बीआरएस के 10 एमएलए, 6 एमएलसी और 1 राज्यसभा सांसद थाम चुके हैं कांग्रेस का हाथ। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दे चुके हैं बयान। केसीआर को उन्हीं की भाषा में मिल रहा है जवाब। तो सवाल है कि क्या तेलंगाना में चल रहा है ऑपरेशन पंजा? जम्मू कश्मीर के डोडा में छिपे आतंकवादियों की तलाश जारी। देसा के करलान इलाके में फिर से हुई सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़। श्री राम मंदिर की सुरक्षा परखने के लिए आज अयोध्या में एनएसजी के कमांडो। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की भी हो रही है समीक्षा। और देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है भारी बारिश का दौर। यूपी के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी, तो केरल में अगले 4 दिनों तक भीषण बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार। बाढ़ प्रभावितों की संख्या घटकर करीब 4 लाख। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 10 सीटों का जो उपचुनाव है वो बड़ा ही फोकस में है और उसको लेकर मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती उपचुनाव जीतने की है। बीजेपी अब कोई भी गलती दोहराने के मूड में नहीं दिख रही है, इसलिए लगातार बैठकें मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया गठबंधन में एक और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इन्हीं 10 सीटों के उपचुनाव में। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे राजनीतिक पंडित 2027 का सेमीफाइनल करार दे रहे हैं। उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये महत्वपूर्ण बैठक। और अगर मीडिया रिपोर्ट की मानिए तो बीजेपी ईमानदार छवि के जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी इस बार। इन 10 की 10 सीटों पर कोशिश यही रहेगी। इसमें सिफारिश की कोई भूमिका नहीं होगी, किसी भी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी। बीजेपी को झटका लग चुका है लोकसभा चुनाव में, इसलिए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य में बाढ़ की हालत और विकास कार्यों के साथ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम करने का निर्देश दिया है। जनता से जोड़कर रहिए लोगों से। योगी ने कहा, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसी नारे पर फोकस करना है, इसको अमल में लाना है।
तो बीजेपी में शुरू हुई मीटिंग के दौर से सियासी हलचल बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि बाकी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने इसे कुर्सी की लड़ाई बताया है। तो बीजेपी, सपा और कांग्रेस सहित छोटे छोटे दलों की अपनी अपनी तैयारियां भी उपचुनाव को लेकर तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। तो बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये लोकसभा चुनाव परिणाम से मिली निराशा को एक बड़ी उम्मीद में बदल सकता है अगर उनके मुताबिक उनके लिए अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी तरफ सपा के लिए लिटमस टेस्ट, क्योंकि बात यह है कि क्या वाकई में अखिलेश ने यूपी में अपना जनाधार मजबूत कर लिया है या फिर सारे दावे जो हैं अखिलेश के और सपा के हवाई हैं। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यालय के एक्स अकाउंट से यूपी भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर एक पोस्ट किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यालय की ओर से एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए इशारों में ही कुछ बातें कह दी गई हैं। उन्होंने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। तो बहुत कुछ संदेश इसमें लोग देख रहे हैं कि भाई इसमें बहुत कुछ संदेश छुपा हुआ है। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि ये राज्य सरकार जल्दबाजी में फैसला ले रही है, उनकी आपसी लड़ाई ने पूरा कामकाज ध्वस्त कर दिया है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया है कि भाजपा परिवारवादी पार्टी नहीं है और यहां काम के आधार पर अपनी जगह बनाई जाती है। 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है। और बीजेपी के नेता बीएल वर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, संगठन का काम संगठन से होता है और सरकार सरकारी काम करती है। संविधान खतरे में माने मोदी की वजह से नहीं पड़ने वाला है। संविधान खतरे में पड़ा है तो 1975 में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाने का काम किया, उस आपातकाल को 6 महीने बढ़ाने का काम किया। हमने उस समय देखा था, वो DIR देखी थी, मीसा देखी थी, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हो रहे थे। और इतना ही नहीं, ये परिवार नियोजन के नाम पर, नसबंदी के नाम पर त्राहे जो मच रही थी पूरे देश के अंदर, तब मैं कहूँगा कि ये लोग अब संविधान की बात करते हैं, जो सीधा संविधान पर हमला बोला है। वहीं बैठक के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति और आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बाढ़ है और ये सभी की चर्चा सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 इतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने बाढ़ की समस्या से संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक। तो ये महत्वपूर्ण बैठक
बीजेपी में सबसे ज्यादा चलती हुई दिख रही है। लखनऊ में बड़ी हलचल है। क्या कुछ और हो रहा है लखनऊ में? हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ लखनऊ से, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले अपडेट मैं विकास सिंह से लेता हूं। विकास, लखनऊ से कई तरह की बातें हमने अपने दर्शकों को सुनवाई और कई तरह की चर्चा भी है कि जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्या उनके संदेश जो आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए, क्या उसमें कोई अंतर है? देखिए, ये सारी बातें कार्य समिति में उठ चुकी थी। उन्होंने आज जो एक्स पे जो पोस्ट किया है वो वही बात कही है उन्होंने जो बीजेपी की कार्य समिति आयोजित हुई थी उस दिन स्पष्ट किया था उन्होंने कि कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का वजूद ज्यादा बड़ा है। और इसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में हर जो ग्रुप बना दिए हैं उन्होंने, प्रत्येक विधानसभा जो उपचुनाव है उसमें जो सीट्स है उसके मंत्रियों के ग्रुप बना दिए हैं। एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री या 3 राज्य मंत्री, इस तरीके से पूरे 10 की 10 विधानसभाओं में उन्होंने लिस्ट बनाई है। इनका ये लक्ष्य है कि इस बार 10 की 10 विधानसभाओं में जीत दर्ज की जाए। उसी तर्ज पर जब उत्तर प्रदेश में एक बार उपचुनाव हुए थे, जब रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ उस समय ढह गया था, किला कहा जाता था, ये ढह गया था। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक ग्रुप के साथ बैठक की और उनसे ये जाना क्षेत्रवार, क्योंकि इनको जिम्मेदारी कुछ दिन पूर्व ही दी जा चुकी थी कि वहां पर क्या फीडबैक है, किस तरीके से वहां का मतदाता सोच रहा है, वहां का कार्यकर्ता क्या सोचता है, हमारा बूथ कार्यकर्ता क्या सोचता है। इसी के मद्देनजर उन्होंने मंत्रियों से को ये जिम्मेदारी दी है कि आप सभी लोग मिनिमम 2 रात तो अपने उस क्षेत्र में जाएं और वहां रुकें, वहां के हालातों पर बराबर नजर रखें, वहां के समीकरणों को चुनें, चूंकि आने वाले समय पे वहां पर प्रत्याशी चयन भी करना है। वहां पर ये सारी चीजें कर कि जनता क्या सोच रही है, क्या जान रही है, हमारा कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और निर्देश दिया कि आप हर एक कार्यकर्ता के संपर्क में रहें। ठीक, लौटता हूं विकास अभी आपके पास। विनोद जी, एक जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि नट बोल्ट को टाइट करना, गियर अप करना, भारतीय जनता पार्टी क्या इस समय उसी मोड में है? खासतौर पर यूपी बीजेपी, जिस तरह हम बैठकों का दौर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देख रहे हैं, लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार, जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा सजग है, ज्यादा अलर्ट है क्या? लाल जी, अभी हम विकास जी को सुन रहे थे, ये इम्पोर्टेंट है कि यूपी में के जो उपचुनाव हैं उसको लेके सारे पार्टियों में हलचल है, सिर्फ बीजेपी में ही हलचल नहीं है, लेकिन सारी पार्टियों की जो हलचल है वो डाइनिंग रूम से बाहर अभी नहीं आई है। बीजेपी की हलचल जो है वो दिख रही है सामने में, और संगठन से लेके सरकार की जो अपनी अपनी भूमिका है उस भूमिका को हम मीडिया में भी देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं उनके बयानों से भी देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने एक तरह से इसकी पूरी तैयारी के लिए एक तरह से मन बनाया हुआ है कि अब शायद कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन के जो परिणाम थे उसकी जो समीक्षाएं और समीक्षा बैठक के बाद जो लोगों की खबरें आ रही है, तो सीधे सीधी बात है कि उसमें एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी कि डबल इंजन की सरकार इतना शानदार परफॉर्मेंस यूपी में करने का जो दावा है उनका, और वो जमीन पे उनको पहुंचाया है सारे विकास की योजनाओं का, इसके बावजूद भी क्या एक संवादहीनता के कारण बीजेपी को ये निराशा मिली है? तो ये सारे कोर्स ऑफ करेक्शन जिसको आप बोलते हैं कि ये सब पॉलिटिक्स में ये सब किया जाता है, संगठन के स्तर पे चूक क्या कहाँ हुई है, उन सारे चीजों को जो आप अपनी भाषा में नट बोल्ट कसने की बात कर रहे थे तो वही नट बोल्ट कसने की बात है। और इसमें देखिए कि संगठन के रूप में भी अभी हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से भी अभी भूपेंद्र चौधरी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई है, पार्टी के अध्यक्ष से केशव मौर्य की मुलाकात हुई है। तो ये सारी चीजें शायद उपचुनाव को लेके ही एक पूरी तैयारी का ये खाका है कि ये 10 के 10 सीट बीजेपी कैसे जीते, ये उनके लिए और सबके लिए एक बड़ा टास्क है। बिल्कुल, सबके लिए बड़ा टास्क है। और लिटमस टेस्ट तो विकास अखिलेश यादव के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए भी है। क्या उधर भी कोई हलचल चल रही है क्या 10 सीटों के उपचुनाव के लिए?
देखिए, उधर तो जो है चुनाव को लेकर हलचल तो चल ही रही है। निश्चित रूप से उधर भी एक बात की डिमांड है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ उन्होंने ये चुनाव लड़े लोकसभा में, क्या उनको वो सीटें देंगे वहां पर, क्योंकि उनके भी सहयोगी दल उनसे डिमांड कर सकते हैं, वो किस स्तर पे उतरेगा वहां पर, ये सबसे बड़ी बात है। इधर भी यही तैयारी चल रही है। इधर तैयारियां जमीन पर नजर आने लगी हैं, क्योंकि पहले जो बात होती थी कि कार्यकर्ता कहता था, लेकिन अब कार्यकर्ता के पास सीधे मंत्री समूहों को भेजा जा रहा है कि आप उसकी सुनिए वो क्या चाह रहा है, क्योंकि जमीन पर मेहनत उसको ही करना है। मतदाता को निकालकर बूथ तक वही ले जाता है, तो सबसे पहले उसकी सुननी चाहिए। वो यहाँ पर तैयारियां आप जमीन पर नजर आ गई हैं, वहाँ पे अभी रणनीति की बात हो रही है। पहले वो तय करेंगे कि वो सीटें कितनी लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज एक खास विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय कि क्या तेलंगाना में ऑपरेशन पंजा चल रहा है। ऑपरेशन लोटस हम लोग सुनते थे, लेकिन क्या ऑपरेशन पंजा चल रहा है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की हम खास चर्चा करेंगे कि तेलंगाना में BRS को झटके पर झटका दे रही है कांग्रेस। तो क्या वहां पर ऑपरेशन पंजा चल रहा है? सत्ता से बेदखल होते ही KCR की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके लिए अपनी पार्टी को बचाना ही बड़ी चुनौती बन गई है। अब तक BRS के 10 MLA, 6 MLC और 1 राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर KCR को सत्ता से बेदखल किया था। अभी KCR वहां विपक्ष में है। BRS को महज 39 सीटें मिली थीं पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिला। बीजेपी ने सवाल उठाया भी है कि कांग्रेस सरकार एजेंसी का दुरुपयोग करके BRS MLA पर दबाव डाल रही है और उनको ज्वाइन करा रही है अपने यहां। लेकिन जरा ये भी तो देखिए कि तेलंगाना में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है ना। वो बाकी जगहों पर नैरेटिव चलता है। पूर्व CM KCR कह चुके हैं कि राहुल गांधी अब मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के जब 1-2 विधायकों के टूट फूट की खबरें आती थी तो वो लोकतंत्र पर खतरा बताते थे, लेकिन अब पूरी तरह खामोश हैं राहुल गांधी। रेवंत रेड्डी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। खुलकर कह रहे हैं कि KCR को उसी तरह का झटका दे रहे हैं जैसा उन्होंने कभी दिया था। उनका दावा है कि कभी KCR ने भी तो यही रणनीति अपनाई थी, तो आज हम जवाब दे रहे हैं उसी भाषा में। BRS के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद केशव राव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही तस्वीरें हैं ये। बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस गलत था तो फिर ऑपरेशन पंजा कैसे सही है? ये सवाल तो बनता है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने विधानसभा अध्यक्ष से दल बदलू सभी 10 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है जो BRS छोड़कर कांग्रेस गए हैं। BRS अध्यक्ष का कहना या उनका दावा है कि कांग्रेस उनके उन MLA पर दबाव बना रही है जो तेलंगाना में शिक्षा संस्थान, व्यवसाय और रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। KTR ने कुछ MLA को एजेंसी से मिली धमकी का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन दल बदल कानून को नजरअंदाज करके MLA को पार्टी में शामिल करना उचित तो नहीं कहा जा सकता। तो क्या ऑपरेशन पंजा चल रहा है? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो जुड़े हुए हैं ही, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान दोनों तरफ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुभाष राव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तेलंगाना के, और विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस चर्चा में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जिस तरह से कि तेलंगाना में ये चीज़ें हमें पिछले दिनों देखने को मिल रही हैं, और मुझे लगता है तेलंगाना के CM जो हैं खुलकर बयान दे रहे हैं
कह रहे हैं कि हाँ कभी बीआरएस ने ऐसा किया था, केसीआर ने ऐसा किया था, तो हम भी कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन सवाल ये है कि सवाल तो ये बनता है कि अगर ऑपरेशन लोटस की बात हो रही थी तो क्या ये ऑपरेशन पंजा चल रहा है वहां पर? लाल जी, आपने बिल्कुल सही टर्न दिया है। ऑपरेशन लोटस के बाद ये ऑपरेशन पंजा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है। ये अलग बात है कि नेशनल मीडिया में ये ऑपरेशन पंजा की खबर हम लोग कम देख रहे हैं। यही बात अगर बीजेपी स्टेट में हुई होती तो आप ये देखते कि ये बड़े हेडलाइन की खबर बनती थी जब कोई कांग्रेस के एमएलए कहीं टूट फूट करके पार्टी में कभी शामिल होती थी जी। तो उसके लिए क्या क्या मुहावरे और क्या क्या तर्क दिए जाते थे, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती थी। पैनल डिस्कशन भी होता था। लेकिन एक इलेक्शन के बाद आप ये देखिए, तेलंगाना इलेक्शन के बाद आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि खुद का कांग्रेस पार्टी को वहां 64 सीट मिली है, 119 के विधानसभा सीटें के हिसाब से भी देखें तो उनके अच्छी खासी बहुमत है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो वहां पे एक तरह से आप ये बीआरएस मुक्त तेलंगाना बनाने के का एक जिद रेवंत रेड्डी का है तो इसे कतई एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो नहीं कहा जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि कभी बीआरएस केसीआर ने भी कांग्रेस के कई एमएलए को तोड़ा था तो ये उसका बदला है। तो अब ये सवाल ये है कि क्या ये टुकड़े टुकड़े में जो एमएलए को तोड़ा जा रहा है, कभी 4 एमएलए, कभी 6 एमएलए, कभी 2 एमएलसी, कभी 4 एमएलसी, और इस तरह से जो ये सारे टूट फूट दल बदलू हो रहे हैं तो क्या ये दल बदलू कानून का सीधा सीधे उल्लंघन नहीं है? ये सीधा विधानसभा अध्यक्ष के सामने में एक सवाल है। केटी रामाराव जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीआरएस के, वो यही सवाल लेके उनके सामने में, अध्यक्ष के सामने में, कि आखिर ये कौन सा इनको कानून ऐसा दल बदलू कानून में ये बन गया है कि ये टुकड़े टुकड़े में जो दल बदलू सारे एमएलए कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, तो क्या उनको एक तरह से संरक्षण नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल संरक्षण? ये एक सवाल तो अभी विधानसभा में के अध्यक्ष के सामने में है और तेलंगाना के जनता के सामने में भी। ठीक है, मैं सुभाष राव जी से जुड़ूंगा, लेकिन उससे पहले विजय कौशिक जी से सवाल। विजय कौशिक जी, क्या इसी तरह धीरे धीरे करके 2-4 एमएलए करके क्या बीआरएस को साफ कर देने का इरादा है क्या ऑपरेशन पंजे के तहत? देखिए, आपने कई सवाल उठाए हैं, उन सभी का बारी बारी से मैं जवाब दे देता हूं। कोई ऑपरेशन पंजा नहीं है। अच्छा, इसे ऑपरेशन आईना आप कह सकते हैं कि जो केसीआर ने कुकर्म किए थे उनको आईना दिखाने का समय आया है। अच्छा। तो हम उन्हें आईना दिखा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन आईना में ये जमीन आसमान का सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑपरेशन लोटस सत्ताधारी दल की सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा धन बल, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके किया गया था। और जबकि यहाँ पर सरकार हमारी है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो कहा है ताल ठोक कर कहा है मेरे भाई ने कि भाई वो तो हमने हम बताया। आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि वरना तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो बातें अगर पूरी नहीं होंगी तो देश का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं उनको उन्हीं की भाषा में दे रहे हैं जवाब। जी बिल्कुल, और भाजपा को भी देंगे, चिंता ना कीजिए। आने वाले समय में हम भाजपा को भी देंगे उसी तरह से, मोदी जी को, अमित शाह जी को और भाजपा के तमाम लोगों को। ठीक है, ऑपरेशन आईना दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, समझ गया। बिल्कुल आप खुली बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप भी एकदम रेवंत रेड्डी की तरह खुले खुले बोल रहे हैं विजय जी, अच्छी बात है। सुभाष राव जी, उनका सवाल है कि क्या दिक्कत है, उनको उन्हीं का आईना दिखा रहे हैं, उन्हीं के लैंग्वेज में उन्हीं की तरह उनको जवाब दे रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? और साथ ही आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा ही आईना हम बीजेपी को भी दिखाएंगे। ठीक है, दिखाइए, मगर अब देखिए अभी बीआरएस अगर गलती करे, क्या यही गलती तो कांग्रेस पार्टी करना चाहिए? तो खुल कर कह रहे हैं कि हाँ करेंगे। नहीं, आप करें तो एक आदमी करे तो एक पार्टी करे तो दूसरा पार्टी करने का कुछ सवाल होता है क्या? देखिए, एक विधायक या एक सांसद जिस पार्टी से जो जीतता है, जीतने के बाद दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, मगर जो पार्टी से जीता है वो सब इस्तीफा देके फिर एक चुनाव में आने के बाद फिर पार्टी में जाते। जैसा तेलंगाना में जैसा हुआ, भाजपा में जैसा बीआरएस नेता या कांग्रेस नेता जो भी हमारा पार्टी में शामिल हुआ पिछले 10 साल में, हम लोग यही कहते थे कि आप पार्टी से इस्तीफा दीजिए और अगर आप सांसद या अगर आप अपना विधायक है तो उसका इस्तीफा देके फिर हमारा पार्टी में जुड़े। हम ये क्या बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में खतरे में है, क्योंकि उसकी पूरे के पूरे बहुमत नहीं मिली। जैसा भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश और
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में जितना अच्छा मौका मिला, जितना अच्छा बहुमत मिला, तेलंगाना में नहीं मिला। तो तेलंगाना में कांग्रेस में इतना दावादार है तो मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी दूसरा पार्टी से आए थे। ठीक है, तो दूसरा वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो ऑपरेशन लोटस चलाती है। प्रॉब्लम है उनको। वो कह रहे हैं बीजेपी भी तो ऑपरेशन लोटस चलाती है। बीजेपी नहीं, बीजेपी अगर ऑपरेशन लोटस चलाए तो पूरे के दल पूरे हमारा इसमें वो लोग शामिल हुए थे, एक जैसा अभी तेलंगाना में हो रहे थे। पिछले बीआरएस पार्टी में आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हुए थे, जो कांग्रेस है, एक दल नहीं आए हमारे पास, जो भी है पूरे के पूरे एकदम मेजर हुआ। ठीक है। तो आज बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी उसका एक ही मकसद है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में उनको रोकावट डालने, लौटता हूं आपके यही उसमें हाथ मिलजुल के है। हाँ ठीक है, लौटता हूं आपके पास लौटता हूं सुभाष राव जी। मैं विजय जी के पास जाऊं उससे पहले विनोद जी, आपने तस्वीरें देखी ना, जिसमें कि राहुल गांधी भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, उनकी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तो हैं ही, उनकी मौजूदगी में नेता जो हैं वो दल बदल रहे हैं, एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके। तो सवाल तो ये बनता है कि कहाँ संविधान खतरे में है कि नहीं, लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं, और ऑपरेशन पंजा जो है वो क्या इसी तरह से बीआरएस को तेलंगाना में ऐसे कुतर कुतर करके बिल्कुल खत्म कर देगा क्या? लाल जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप ये देखिए कि जिस लोकतंत्र की दुहाई देके आपने पूरे लोकसभा इलेक्शन में एक कैंपेन किया है, अभी भी राहुल गांधी के पॉकेट में शायद वो संविधान लाल वाली है ही कॉपी। हाँ बिल्कुल, वो तो पूरे देश में देखा। हाँ, इसके बाद अगर आप एक केशव राव जो एक कद्दावर नेता हैं वहाँ तेलंगाना में बीआरएस के, वो इन पार्टी के सारे लोगों के साथ में, रेवंत रेड्डी तो पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उनका अपना लाइजन होगा जी। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा है कि अगर आप इन सारे एमएलए के प्रोफाइल को देखेंगे तो ये एमएलए जो भी 10 के 10 एमएलए हैं, वो एमएलए वहां पे कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अच्छा। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो उनको वो ब्लैकमेल रियल किया जा रहा है एस्टेट के क्या? कारोबार करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर केटी रामाराव इस बात को कह रहे हैं कि आप हमारे उन एमएलए को जो बिजनेस इंटरेस्ट के साथ साथ आप उनको एक तरह से धमकी का कॉल भी मिल रहा है कि आप हमारे पार्टी में आइए, ये अगर इस बात की जानकारी हो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो विजय जी ज्यादा बताएंगे कि अभी एमएलसी वहां विधान परिषद भी है, तो 6 एमएलसी को वहां लिया गया है। कांग्रेस की अपनी अभी तक 4 सीटें वहां थी, शायद अगर मेरी जानकारी दुरुस्त अगर कर दे वो तो। अच्छा। तो 6 एमएलसी को ले लिया गया है। अब ये सवाल तो ये बनता है कि यहाँ एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, दल बदल कानून है, वो कानून क्या आपको इन सारी चीजों के लिए इजाजत दे रहा है? अगर दे रहा है तो आप जाहिर सी बात है कि आप सारे चीजें फैसले ये सब जो ले रहे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष की कैपेसिटी से ले रहे हैं कि आपको लगता है कि जब तक हमारा विधानसभा अध्यक्ष इस बात की परमिशन देंगे तब तक वो शायद ये एमएलए वहां बैठे रहेंगे। अगर विधानसभा अध्यक्ष इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं तो इनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया में आप इन चीजों को उलझा के निश्चित रूप से आप संविधान और लोकतंत्र पे एक तरह से धब्बा लगा रहे हैं। विजय जी, एक तो सबसे पहले आप जो अपनी बात रखना चाह रहे थे वो जरूर रखिए, और दूसरी बात ये कि ये भी सवाल उठा है कि भाई आपके एमएलसी होते थे 4, उससे ज्यादा तो आपने बीआरएस के 6 तोड़ लिए। लगता है पूरी तरह से इसी तरह से वहां कांग्रेस को मजबूत करते चले जाएंगे क्या? देखिए, पहली बात तो हम किसी को तोड़ नहीं रहे, क्योंकि हमारी सरकार को कोई खतरा थोड़ी ना है कि जो हम अपनी सरकार को बचाने के लिए इसीलिए तो ये और ज्यादा सवाल उठ रहा है कि फिर कर क्यों रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर दूसरी पार्टी के लोग हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं तो हम बीआरएस को आईने दिखाने के लिए, उनके पुराने कुकर्मों का जवाब देने के लिए उन्हें कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। आप फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। फिर से वही बात आप दोहरा रहे हैं। भाई हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, सुनिए सर, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभय मुद्रा के बारे में हमेशा देश की जनता को बताया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया है कि डरो मत। क्यों? क्योंकि जब तक आदमी डरता है तब तक वो पीछे भागता है। बीआरएस तो कह रही है, केटी रामाराव कह रहे हैं कि अब हमको डरा रहे हैं, कह रहे हैं फोन करके हमको डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रही है तेलंगाना सरकार। बीआरएस को आईना दिखा रही है या हम भाजपा को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं कि समय आने पर हम मोदी जी को भी आईना दिखाएंगे, तो इसमें पाप क्या है, गलत क्या है, कौन से संविधान की धज्जियां उड़ी है अगर हम गलत कर रहे हैं? अच्छा, वो आरोप अगर उनका सही हो कि फोन करके धमका रहे हैं तब तो गलत है, वहां पर तो गलत है कि नहीं?
देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर केंद्र सरकार भी है, मोदी सरकार जांच करा ले कि भाई हमने किसको खरीदा है, क्या खरीदा है, क्या हमने दबाव बनाया है। ठीक है, तो ये मोदी सरकार कर सकती है। ठीक है, हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हम ठीक कोई है। गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना है। ही करते हैं। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। सुभाष राव जी, ये हालांकि बीआरएस के हमारे साथ कोई प्रतिनिधि नहीं जुड़े हैं, लेकिन तो हम ये बात जरूर उनसे पूछते कि क्या आधार है कि ये कहने का कि भाई फोन करके उनको कुछ एमएलए को डराया धमकाया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ ऐसी सूचना सुभाष राव जी वहां से मिल रही है क्या, और बीआरएस के इस आरोप का आधार क्या है सुभाष राव जी? देखिए, अभी जितना भी बीआरएस में सांसद या विधायक जो भी चुन के आए हैं, उसका कुछ ना कुछ कारोबार है या कुछ ना कुछ धंधा भी है। सेम थिंग कांग्रेस पार्टी में भी वही है। देखिए, अभी तेलंगाना में जो ये आयाराम गायराम का जो कानून जो सिखा रहा है, ये दल बदल का कानून कौन लेके आए? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री अपना राजीव गांधी लेके आए। अभी वही दल बदल का कानून को तोड़ के आज अपना राहुल गांधी और अपना प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब एक जो दूसरे पार्टी में चुनाव आने के बाद अब क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? अगले चुनाव भी ऐसी हो सकता है जब ये जो विधायक जो चुनाव के होता है तल भी बदल सकते हैं। यही आप सिखा रहे हैं ना, यही है क्या राजनीति? देखिए, अभी तेलंगाना के सवाल में ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी में जितना भी चुन के आया है उसका कुछ ना कुछ कारोबार है और कुछ फायदे के लिए। देखिए, अभी इतना बड़ा कारोबार को उसको कुछ परमिशन चाहिए, कुछ भी चाहिए और कुछ ना कुछ चाहिए। अगर सत्ता में जो भी सरकार है उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो अपना काम आसानी से हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास आज आर टैक्स है, आर टैक्स। सुभाष राव जी, आप हमारे दर्शकों को, सुभाष राव जी, पैसे यहाँ पर सर्विसेज से लेके फिर जो कांग्रेस पार्टी का जो कारोबार चलना है ना, वो सब यहाँ से ही जा रहा है। ठीक है। सुभाष राव जी, मैं आपको रोक रहा हूं ये पूछने के लिए कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप लोग बीजेपी में किसी को शामिल करते हैं तो उसमें और जो कांग्रेस शामिल कर रही है इसमें, दोनों में डिफरेंस कहां पर है, अंतर कहां पे, वो बताइए। देखिए, अभी तेलंगाना में 4 साल पहले हमारा जो दूसरा पार्टी में जो विधायक है वो जो इस्तीफा करके हमारे पास आके चुन के एक तो जीता और एक तो जस्ट हार गए। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो जितना भी विधायक को लेके आए वो पूरे के पूरे उसमें चुनाव में फिर री इलेक्शन करके उसमें 22 लोग तो जीते और 6 लोग हार गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंसेस ये क्या है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदलने का कानून जो आप ही लेके आए ये कानून आप सत्ते में होने के लिए, आप सत्ते में फिर उसके बाद 5 साल रहने के लिए आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक है क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है। राजीव गांधी का आत्मा अभी घोषित होंगे कि ऐसा तो कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। ठीक। तो ये सवाल उनसे एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि देखिए, वो तो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो जवाब देंगे उसी भाषा में। विनोद जी, मैं जो सवाल मैंने सुभाष राव जी से पूछा वो सवाल बनता भी है कि बताइए, ऑपरेशन लोटस की बात तो उठती ही रहती है कि भाई ऑपरेशन लोटस बीजेपी चला रही है। अभी वहाँ पर तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है, ये सवाल तो बनता है कि बीजेपी जब किसी को शामिल करती है और कांग्रेस जब ये काम तेलंगाना में कर रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? लाल जी, लेकिन मुझे आज एक हैरानी ये इस बात की है कि आज आपके प्रवक्ता विजय जी जो है वो खुल के बोल नहीं रहे हैं। कुछ शायद असमंजस है उनको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है आज थोड़े से जो बंधे से जो है ये बात मोरालिटी, थोड़ा गला भी खराब है। अच्छा लगता है कुछ सीजन का असर होगा। हाँ, मोरालिटी की बात ये कह रहे हैं कि अभी जो राव साहब बता रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे थे कि वो ये बात कह रहे थे कि आप जब ये तुलना करते हैं और इस बात को जब आप नैरेटिव बनाते हैं, ऑपरेशन लोटस और आज ऑपरेशन पंजाब में आप देखिए कि आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा।
आप ऑपरेशन लोटस में देखिए कि चाहे वो आप कर्नाटक में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जब कांग्रेस के विधायक शामिल हुए थे तो उनको रिजाइन करके इलेक्शन लड़ना पड़ा था। और वो इलेक्शन लड़के फिर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, कमल छाप पर फिर से वो सिंबल लेके और चुनाव जीते थे। ठीक है, बीजेपी को नंबर की जरूरत कर्नाटक में भी थी, बीजेपी के नंबर की जरूरत मध्य प्रदेश में थी जब शिवराज सिंह चौहान दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे। सवाल यहाँ इस बात से अलग है, आप जो कर रहे हैं वो ये कहा जा सकता है, हमारे यहाँ की कहावत में चोरी और सीना जोरी। तो आप चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। आप चोरी करके एक एक एमएलए को शिफ्ट करा रहे हैं कांग्रेस में, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा काम तो कभी केसीआर ने भी किया था तो हम बदला ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि मोरालिटी ग्राउंड में जब आप संविधान पॉकेट में रख के बात करते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए, कांग्रेस पार्टी का ये त्याग है, तो इस संविधान की रक्षा की जरूरत अभी तेलंगाना में है। वो तेलंगाना में इसलिए है कि आज अगर केसीआर की पार्टी बीआरएस सरकार में नहीं है तो आप उसके एमएलए को जो केटीआर का जो एक क्लेम है कि वो सारे बिजनेसमैन जो एमएलए हैं जिनकी अपनी अपनी बिजनेस है, उनको अगर कोई धमकाया जाता है, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि इस शिकायत में और इस आरोप में दम है। आप दूसरे एमएलए को जो साधारण बैकग्राउंड से आए हैं उनको कांग्रेस क्यों आकर्षित नहीं कर पा रही है? ठीक है, तो इन सब सवालों का जवाब कांग्रेस को देना होगा और ये डबल स्टैंडर्ड तो छोड़ना पड़ेगा कम से कम अपने लिए कुछ खास। और बीजेपी की बात जब आएगी तो आपका वो सीधे सीबीआई, ईडी, ऑपरेशन लोटस, ये सारे नैरेटिव अब नहीं चलेंगे। ठीक, सीधा सवाल विजय जी, क्या तेलंगाना सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस के कुछ एमएलए को जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको धमका रही है? ये आरोप है। नहीं, हमारे ऊपर अगर आरोप है तो ये आरोप झूठे हैं, ना हमने किसी को धमकाया है। अगर कोई अपनी मर्जी से बीआरएस को छोड़कर आ रहा है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, और उसका स्वागत करने के पीछे कारण केवल एक ही है कि हम केवल केसीआर को आईना दिखाना चाहते हैं कि भाई जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। ये सिद्धांत है, ठीक है, ये सृष्टि का सिद्धांत है। चलिए, आपका पॉइंट ये पहले भी आ गया था। ठीक है, वैसा ही भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो करेंगे हम। सुभाष राव जी वो कह रहे हैं कि हम केसीआर को तो उनकी भाषा में जवाब दे रही हैं, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। सुभाष राव जी, नहीं, संविधान खतरे में नहीं है ना, और लोकतंत्र खतरे में नहीं है ना। जब आप करें, सुनिए मेरी बात, आरोप कर रहे हैं संविधान के खिलाफ नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के जब आरोप कर रहे हैं तो ईडी का इसमें, तो आप क्या कर रहे हैं? ये आईना दिखाने का सवाल क्या होता है? ये क्या नैरेटिव है? वो कह रहे हैं उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। सबक सिखाने का ये क्या है? सिनेमा है क्या? सिनेमा हीरो और विलन ऐसा करने का? अगर आपको सबक सिखाना है बीआरएस पार्टी को, आप अच्छा काम करिए उनसे। ठीक है, और आप अच्छा, लेकिन सुभाष राव जी, कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया है ना, कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया, जो बात कह रहे हैं रेवंत रेड्डी से लेकर के यहाँ पर विजय जी जो बात कह रहे हैं, आपके पास भी 8 एमएलए हैं, बचा के रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस तो खुल के कह रही है कि हम करेंगे, आईना दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सुभाष राव जी, विजय जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सवाल तो रहेगा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, इस तरह की बातें होती हैं तो क्या तेलंगाना में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? वहां संविधान खतरे में नहीं है? ऑपरेशन पंजाब वहां पर नहीं चल रहा है? लगता है कि चल रहा है, और कांग्रेस इसमें अपोलोजेटिक भी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कांग्रेस को इसमें। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और आज की अगली खबर है कर्नाटक से, जहां प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में निजी कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को 100% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। पूरी तरह से स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाला यह प्रावधान ग्रुप सी और ग्रुप टी के पदों के लिए है। सीएम सिद्धारमैया की दलील है कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि कन्नड़ लोग अपने राज्य में नौकरियों से वंचित रहें। नए विधेयक के मुताबिक कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में भी 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में भी 70% आरक्षण। सवाल यह है कि क्या देश के आम लोगों के जीवन जीने के अधिकार पर कांग्रेस सरकार का यह प्रहार है? अलग अलग राज्यों के सभी बड़े शहरों में देश के कोने कोने से रोजगार के लिए लोग तो पहुंचते ही हैं, लेकिन कर्नाटक में अब स्किल्ड लेबर के बदले क्या प्राइवेट कंपनियों को सिर्फ लोकल को ही देनी होगी तरजीह? इस विधेयक के बाद
जो प्रावधान हो रहे हैं जिस तरह के। हरियाणा सरकार ने भी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कुछ आरक्षण का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन क्या कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कुछ किया है क्या, ये सवाल उठता है। और इस खबर पर बेंगलुरु से शुभा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं कि एसोचैम कर्नाटक के सह अध्यक्ष और यूलू के सह संस्थापक आर के मिश्रा ने सरकार के विधेयक को अदूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह भारतीय आईटी सेक्टर के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक सरकार की चुटकी लेते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार का एक और शानदार कदम, स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करें और हर कंपनी में निगरानी के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त करें। इससे भारतीय आईटी और जीसीसी वैश्विक क्षमता केंद्र डर जाएंगे। अदूरदर्शी। तो वही मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन ने मोहनदास पाई ने इस बिल को फांसीवादी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। Who are they to tell me whether I am a local or not? I am a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money on internships, spend more money on apprenticeship programs, so they all become skilled. Not like this. What are you trying to achieve by this? They must withdraw this bill and announce more job scheme, spend more money on jobs. कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। स्वर्ण समूह के प्रबंध निदेशक बीएसवी प्रसाद ने भी सरकार के इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुशल और अकुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण हम दूसरे राज्यों से श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। So much of shortage in Karnataka that getting an employee, a worker, by the either skilled or unskilled, is becoming so difficult for us because they don't want to work. They are getting all amenities, all support from the government. They can sit in house and they can enjoy their life. They can lead their life. So under these circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. और अब जुड़ते हैं अपनी संवाददाता शुभा से, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं शुभा, सबसे पहले यही बताइए कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, फिर डिलीट भी हो गया, कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कोई कंफ्यूजन भी है या गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर कट ये फैसला है, ये डिसीजन है? अभी वहां से क्या अपडेट है? कर्नाटक में अभी सेशन का स्टार्ट भी हुआ है। इस सेशन में कर्नाटक सरकार के सिद्धरामैया ने बड़े सवाल का प्रश्न जो उठाया है, जो इनको लगता है इन्होंने 5 गारंटी में एक गारंटी युवा निधि को भी दी थी, लेकिन युवा जनों के लिए जो इन्होंने फंड दे रहे थे उसके बाद किस को पता चला भी नहीं है युवा निधि को किस तरह से इन्होंने अप्लाई किया। पर अभी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जॉब करने के लिए कहा जा रहा है। 50 से 75% तक रिजर्वेशन भी दिया है। कर्नाटका में ना केवल कन्नडिगा जॉब कर रहे हैं, बल्कि हम केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित कई अनेक राज्यों में से यहाँ आकर जॉब कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं अभी, जिसके चलते कर्नाटक में अगर कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया को सच में उनका जो एजुकेशन वालों को जॉब देना ही चाहिए, तो कर्नाटक सरकार में भी दे सकते थे। वो कहीं अनेक इलाका है जिसमें भर्ती नहीं हुआ है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं एसएससी और पीएसआई, पीसी, कई सिविल सर्विसेज से जिन्होंने भर्ती भी नहीं किया। अब शुक्रिया शुभा, आगे हम आपसे ज़रूर और अपडेट लेते रहेंगे इस टॉपिक पर जब कभी भी बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर जो सुनवाई चल रही थी अदालत में, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका, अब उसमें याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। ये इस समय सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में दलील दी
हाईकोर्ट में अपनी दलील रखी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 29 जुलाई को होगी। ये इस समय का ब्रेकिंग न्यूज़ है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील रखी अपनी तरफ से, और सीबीआई से गिरफ्तारी सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आ सकें, ऐसा मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए कही। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला दिया था, आपको याद होगा। ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई की ओर से जो केस दर्ज है उसमें न्यायिक हिरासत के चलते केजरीवाल जेल से बाहर आ नहीं पाए हैं। अब थोड़ा सा इंतजार और बढ़ गया, 29 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एक सवाल ये उठता है कि केजरीवाल को, जिन्होंने शुरू में जमानत की याचिका तक दाखिल नहीं की थी, अब उनको जमानत का इंतजार है, रिहाई का इंतजार है। पहले तो सिर्फ गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और अब वो रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। सीधे जोड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सारथी से इस खबर पर, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इस समय 29 जुलाई को फिर से सुनवाई की खबर आ रही है, लेकिन इसके पहले दलीलें हुई और उन दलीलों में क्या कुछ खास कहा गया, और अरविंद केजरीवाल का जेल से आने का रास्ता फिलहाल साफ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जी लालचंद, जिन बहस का और दलीलों का आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो दलीलें इस बात को लेकर हैं कि सीबीआई की गिरफ्तारी जो है वो वैध है या नहीं। तो वैधानिकता जो गिरफ्तारी की है उस पर आज बहस हुई है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि दोनों पहलुओं पर कोर्ट आज ही ऑर्डर रिजर्व कर ले और जमानत पर और लीगैलिटी पर, अरेस्ट कर, दोनों पर एक साथ फैसला सुनाया जाए। हालांकि सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले वैधानिकता अगर तय की जानी है तो वो तय हो, तभी कोर्ट इस बेहतर स्थिति में होगा कि क्या बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और एक बात यहाँ पर और कही गई कि कायदे से, सीबीआई ने कहा कि कायदे से उन्हें लोअर कोर्ट में जाना चाहिए था सबसे पहले जमानत के लिए, क्योंकि उस स्थिति में भी हाई कोर्ट बेहतर हालात में होता कि वो ये तय कर पाता कि ये जमानत का मामला बनता है या नहीं बनता है। तो अब आज की जो पूरी बहस थी वो आप सीमित रख सकते हैं केवल सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी उस विषय पर। जमानत पर 29 जुलाई को दोबारा से पूरी तरह बहस होगी, नए सिरे से शुरू होगी बहस। आज जो बहस का पूरा आधार था, जो आपने बताया, वही सबसे बड़ा आधार था कि सीबीआई केवल उनको इसलिए गिरफ्तार दिखाना चाह रही थी कि ताकि उनकी रिहाई ना हो पाए। ईडी मामले में आज केजरीवाल की तरफ से कहा गया, उनके वकील ने कहा कि 3 मौकों पर उनको जमानत मिल चुकी है। जाहिर है वो जो इंटरिम बेल चुनाव के लिए मिली थी उसका जिक्र कर रहे थे, निचली अदालत से नियमित जमानत मिली उसका जिक्र कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और जो अंतरिम जमानत अभी दी है जब ईडी से जुड़े मामले को लार्जर बेंच को रेफर किया है उसका जिक्र कर रहे थे। तो उनका कहना है कि उनको 3 बार बेल मिल चुकी है, इसीलिए सीबीआई क्यों ये चाहती है कि हम नए सिरे से फिर से बहस करें हाई कोर्ट में जमानत के लिए। जो दोनों चीजों पर आर्ग्यूमेंट था वो एक साथ क्यों नहीं, उसको कोर्ट को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट भी इस बात को लेकर के सीबीआई से सहमत था कि पहले जो अरेस्ट हुआ है उनका सीबीआई, उसकी लीगैलिटी पर फैसला आ जाए। और सीबीआई ने यह भी कहा कि अगर लीगैलिटी पर फैसला केजरीवाल के पक्ष में आता है तो उनकी रिहाई वैसे ही हो जाएगी, और ऐसे में जमानत पर सुनवाई की बात जरूरी नहीं रहेगी। कोर्ट सीबीआई से सहमत दिखा, इसीलिए ये जो आज की पूरी सुनवाई है ये पूरी तरह सीबीआई अरेस्ट की लीगैलिटी को लेकर के सीमित रह गई है, और जमानत पर दोबारा सुनवाई होगी। ठीक है, एक बड़ी दिलचस्प बात है विकास, जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल की जब कुछ महीने पहले पहली बार गिरफ्तारी हुई तो उस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम जमानत के लिए तो कोई याचिका लगा ही नहीं रहे, हम तो गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। इस समय अदालत में दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, जमानत की याचिका पर भी सुनवाई हो रही है और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी। ऐसे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो पहले ये दंभ भरते थे कि हम तो जमानत मांग ही नहीं रहे, हम तो गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं कि वही अवैध है, अब ऐसा लगता है कि जमानत के लिए अदालत दर अदालत, नीचे से लेकर के ऊपर तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल याचिका भी लगा रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं, दलील भी दे रहे हैं। बिल्कुल, शुरू में आप देखें तो उनको खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा था कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आना चाह रहे थे कोर्ट से, तब भी कोर्ट ने पूछा था कि आखिर आपने कोई जमानत याचिका क्यों दाखिल नहीं की है। उसके बाद ही ये याचिका उन्होंने दाखिल की, निचली अदालत में गए वो, और सुप्रीम कोर्ट में भी बेल की एक बार उन्होंने मांग की। लेकिन कुल मिलाकर उनको जैसा पहले लग रहा था कि वो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेंगे कि जमानत का मामला ही नहीं बनता, उनको फंसाया गया है और केस कहीं स्टैंड नहीं करता है, तो लोअर कोर्ट से जो एक के बाद एक उन्हें झटके लगे कि क्या केस बनता भी है नहीं बनता है, जो लोअर कोर्ट से फैसले आए,
उसके बाद उनको ये समझ में आया निश्चित रूप से कि जमानत याचिका दाखिल करना बहुत जरूरी हो गया उनके लिए। और अभी भी अगर उन्होंने अरेस्ट के जो ईडी मामले में अरेस्ट के जो प्रावधानों को चुनौती दी है वो भी अगर लार्जर बेंच को भेजे गए हैं तो जाहिर उनकी रिहाई तब तक नहीं हो पाती अगर वो जमानत के लिए नहीं जाते निचली अदालत में। आप देखें कि नियमित जमानत पर फैसला जल्दी आ गया था, हालांकि उसमें कमियां हैं, उसमें गड़बड़ियां हैं, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। लेकिन जब प्रोसीजर को, पीएमएलए कानून को आप चुनौती देंगे तो लंबी सुनवाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी लार्जर बेंच जब सुनवाई करेगी तो लंबी सुनवाई होगी, इसीलिए कोर्ट ने उनको एक इंटरिम बेल दी है जो मेरिट्स पर नहीं है। सबसे जरूरी बात कि वो बेल, सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम बेल केस की मेरिट पर नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि पीएमएलए को लेकर के सुनवाई लंबी होगी, इसलिए उनको जेल में ना रहना पड़े। सीबीआई मामले में अब उनको समझ में आई ये बात कि जमानत लेना इसलिए जरूरी है कि ईडी में जो कुछ उन्होंने फेस किया निचली अदालत से, जो उनको एक बार झटके लगे, वो सीधे इस बार लोअर कोर्ट को स्किप करके, आप निचली अदालत में वो गए ही नहीं सीबीआई मामले में, और सीधे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इसका सीबीआई ने विरोध भी किया, हालांकि सीबीआई बहुत सीमित विरोध कर सकती है क्योंकि ये याचिकाकर्ता की मर्जी है कि वो कहां जाना चाहेंगे सबसे पहले। लेकिन उनको ये समझ में आ गया है कि जो वो एक पूरे केस को ही फर्जी बता करके रिलीफ की उम्मीद कर रहे थे शुरू में, वो कहीं ना कहीं डह गई। निचली अदालत से आए जो आदेश आए, और बड़े आदेश आए, 50-50 पेज के, 40 पेज के आदेश निचली अदालतों से आए, जिसमें ये पाया गया कि कोर्ट ऐसा नहीं है कि हवा में बना हुआ केस है, उनके खिलाफ काफी तथ्य जुटाए हैं जांच एजेंसियों ने, ईडी ने खासतौर से, और इसीलिए फिर उन्होंने जमानत का रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि भाई जमानत से ही तात्कालिक राहत मिल सकती है, और वो बात तो नहीं चलने वाली कि गिरफ्तारी को ही चुनौती देता है। लेकिन अगर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर बात करें, अभी जो खबर आ रही है कि 29 जुलाई तक ये सुनवाई स्थगित हुई, तो अब आगे क्या होना है? 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट इस पर फिर से सुनवाई करेगी, उसके बाद सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट उस दिन या किसी दिन आगे फैसला दे सकती है। क्या उसके बाद फिर ये मामला उससे ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल, अब जो सुनवाई होनी है वो पूरी तरह से जमानत के मुद्दे पर होनी है कि जमानत के लायक ये मामला है या नहीं। 29 जुलाई को जो सुनवाई होगी उससे पहले हाईकोर्ट ये अपना आदेश दे देगा गिरफ्तारी की लीगैलिटी को लेकर के। अब इसमें दो संभावनाएं हैं, या तो सीबीआई के पक्ष में आदेश आया, अगर सीबीआई के पक्ष में आदेश आया तो जमानत पर सुनवाई होगी 29 जुलाई को, और यह तय किया जाएगा कि क्या वो जमानत के हकदार बनते हैं। नहीं, कोई आरोपी भी हो और गंभीर मामले में आरोपी भी है, उसको भी जमानत दे दी जाती है, ये तय करने के बाद कि क्या ये केस को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो निचली अदालत गिरफ्तारी की वैधता पर अगर सीबीआई के पक्ष में फैसला देती है तो जमानत पर बहस होगी। अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ जाता है तो आप माने कि वो वैसे ही रिहा हो जाएंगे तुरंत, अगर लीगैलिटी को ही क्वैश कर देता है, लीगैलिटी के मसले पर ही अरेस्ट को क्वैश कर दे सीबी कोर्ट, तो ये दो बनेगी संभावनाएं। उसके बाद हाईकोर्ट से जो भी आदेश आएगा, दोनों पक्ष जाहिर है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एजेंसी भी जा सकती है अगर अरविंद केजरीवाल को राहत लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से मिल जाती है। तो जैसा हमने ईडी मामले में देखा, वो ऑर्डर किस तरह का होगा उसको एनालिसिस करने के बाद ही एजेंसी उचित निर्णय लेगी। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं होगा तो जाहिर है वो भी सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो अपील का रास्ता दोनों पक्षों के पास है, लेकिन हाईकोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, जिस तरह से कि ये आप बता रहे हैं कि अब इसमें आगे चल करके सीबीआई के पक्ष में फैसला आता है या फिर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है, उस पर यह मामला निर्भर करेगा। लेकिन इस बीच क्या वकीलों ने बातचीत में कुछ बताई है कि आगे अब इस मामले में क्या होने वाला है, उनकी क्या तैयारी, चाहे सीबीआई के वकील हों या फिर केजरीवाल के वकील हों? उनसे किसी से बात हो पाई? जी देखिए, आज सीबीआई का जो कहना था कि सीबीआई ने शुरू में ही, उनके वकील ने कह दिया कि हम जमानत पर बहस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जमानत पर बहस रेलिवेंट नहीं है। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने सीबीआई अरेस्ट को चुनौती दी है तो हम सब सीबीआई अरेस्ट पर अपनी बात रखेंगे, और इसी पर कोर्ट को भी अपना पूरा जो फोकस है वो इसी बात पर रखना चाहिए कि अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, तभी इसके बाद जमानत का रास्ता खुलता है। अगर जमानत लीगल भी है, अगर सीबीआई ने खुद ये बात कही कि चलिए हम ये मान लेते हैं कि जो ऑर्डर है केजरीवाल के पक्ष में आ जाता है लीगैलिटी को लेकर के, तो उसके कोर्ट के पास एक ऑर्डर होगा, एक आधार होगा कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए हम पहले ये चाहते हैं कि इस बात पर ही एक निर्णय ले लिया जाए। फिर इसके बाद ट्रिपल टेस्ट, क्या अगर वो आरोपी हैं और उनको जमानत की जरूरत पड़ती है अरविंद केजरीवाल को, तो वो बाकी जैसी शर्तें होती हैं ट्रिपल टेस्ट की, उनको पूरा करेंगे तो उनको जमानत मिल जाएगी, नहीं तो उनको जेल में रहना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन कल फिर हम इसी वक्त हाजिर होंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त लेकर। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।